ओके, वेलकम आशीष। सो थैंक यू सर। आपका ऑल इंडिया रैंक 6 आया सीए फाइनल में जैन 21 एग्जाम में। तो आप थोड़ा अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं और कैसे आपने आर्टिकलशिप की और अपनी सीए जर्नी आपकी कैसी रही। आप ही बोले, ज़्यादा हम सुनना चाहते हैं। थैंक यू सर। जी। सर मेरी स्कूलिंग यहाँ मैं बठिंडा से हूँ, बठिंडा पंजाब से हूँ मैं। तो आई वाज बोर्न ब्रॉट अप इन बठिंडा एंड 12th के बाद ग्रेजुएशन के लिए आई वेंट टू श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इन दिल्ली। तो वहीं से कॉलेज से पहले मेरी सीए जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी। प्लस टू के बाद ही हमने सीपीटी दे दिया था एंड कॉलेज में जाते ही हमने फिर स्टार्ट की आईपीसीसी की प्रिपरेशन। तो सीआईपीसीसी में जब एंटर कर रहे थे तब लगता था कि यार पता नहीं सीए में क्या होता है, क्योंकि लोग बोलते थे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना बहुत मुश्किल है और कुछ नॉन में होते भी थे जो 2-3 अटेम्प्ट से जिनका नहीं हो रहा है। तो तब अंदर से लगता था कि यार बहुत डर लगता था कि पता नहीं क्या होगा, ये सीए क्या है। तो जब इंटर का एग्जाम दिया तो एग्जाम लगा था कि हाँ मतलब एग्जाम आता था, ठीक था, सब सही चल रहा था। तो लेकिन एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट मेरा ऑल इंडिया रैंक 5th आया था। तब तो मतलब बिल्कुल मैंने सोचा भी नहीं था कि रैंक भी आ सकता है क्योंकि मैंने बताया जैसे कि बहुत डर लगता था कि क्या होता है, पता नहीं पास होंगे या नहीं। मुझे एग्जाम दे के लगता तो था कि मैं पास तो हो ही जाऊंगा, लेकिन रैंक का कभी नहीं सोचा था। तो रैंक आ चुका था एंड तब कॉलेज भी साथ में चल रहा था। कॉलेज लाइफ बहुत एक्साइटिंग थी, सीए लाइफ भी बहुत सही चल रही थी, तो दोनों साथ में मैनेज करना था। तो मैं कहूँगा कि मेरा कोर्स बीकॉम ऑनर्स था। तो सिंस बीकॉम ऑनर्स और सीए में मोस्टली कॉमर्स के सब्जेक्ट्स तो सेम ही होते हैं, कुछ कुछ अलग भी होते हैं, तो लेकिन वो सिनर्जी का बेनिफिट भी मिलता था। जो कॉलेज में पढ़ते थे वो सीए में अप्लाई हो जाता था, जो सीए में पढ़ते थे वो कॉलेज में अप्लाई हो जाता था। तो ऐसे सिनर्जी बेनिफिट्स भी बहुत मिले। उसके बाद कॉलेज लाइफ भी जीने के बाद लाइक नवंबर 16 में मैंने आईपीसीसी दिया था। तो अभी मेरा 3rd सेमेस्टर चल रहा था, तो अभी 1.5 साल मेरा अभी पेंडिंग था कॉलेज लाइफ का। तो कुछ लोग तो जैसे कॉलेज ड्रॉप आउट कर देते हैं तब कि क्योंकि हम आर्टिकलशिप स्टार्ट कर नहीं सकते अगर आप रेगुलर कॉलेज में हो, लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया। इनफैक्ट हम काफी काफी बैचमेट्स काफी थे जिन्होंने फिर 1.5 ईयर्स कॉलेज का पूरा एक्सपीरियंस लिया, क्योंकि कॉलेज एक्सपीरियंस भी बहुत जरूरी होता है। आपके तो वहाँ क्या श्रीराम कॉलेज नॉर्मल 3 इयर्स का होता है कि 4 इयर्स का होता है? नहीं, 3 इयर्स का ही होता है सब। बीकॉम ऑनर्स बीकॉम प्रोग्राम सब कुछ 3 इयर्स का ही होता है, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं होता। तो फिर उसके बाद ईवाई आई थी कॉलेज में आर्टिकलशिप प्लेसमेंट्स के लिए। ओके। तो इंटरव्यू क्लियर हुआ तो ईवाई में आर्टिकलशिप स्टार्ट हुई ईवाई गुड़गांव में। तो फिर उसके बाद ईवाई की आर्टिकलशिप के साथ साथ अब सीए फाइनल की स्टडी मैनेज करनी थी। तब तक तो वो कॉलेज भी खत्म हो गया था क्या? हाँ, मतलब आर्टिकलशिप तो कॉलेज के बाद ही स्टार्ट हुई थी। तो मतलब जनवरी 18 में आर्टिकलशिप में प्लेसमेंट हो गई थी, तो एंड अप्रैल 18 में हमने ज्वाइन कर लिया था आर्टिकलशिप आफ्टर एग्जाम्स। तो अप्रैल में स्टार्ट किया था। तो कुछ मंथ्स बाद हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि पता था कि सीए फाइनल है, लास्ट स्टेज है, अब इसको तो पूरा जी जान से करना है। तो कोचिंग्स वगैरह स्टार्ट हो गई थी, मॉर्निंग में कोचिंग जाते थे, फिर ऑफिस, फिर रात में भी। मतलब वो डिपेंड करता था फेज पे कि क्या फेज चल रहा है, आर्टिकल का ऑफिस कितना बिजी है। तो रात में भी आके क्लास लगाते थे। तो ऐसा चलता रहा। फिर बस फिर अभी एग्जाम्स दिए, तो अभी एग्जाम्स भी ठीक हुए थे। मतलब इतना तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दोबारा से इतना अच्छा रैंक आ जाएगा, क्योंकि इस बार बहुत जैसे कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के बहुत अजीब, बहुत न्यू एग्जाम्स आए थे, मतलब आउट ऑफ एक्सपेक्टेशंस एग्जाम आए थे। तो पता नहीं था कि एग्जाम कैसे हुए हैं। मतलब लग रहा पास तो लगता था कि पास तो हो जाएंगे, क्योंकि लेकिन रैंक का भी इतना सोचा नहीं था, क्योंकि रैंक एक बहुत रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, पता नहीं दूसरों का कैसा हुआ है। अब डिफिकल्ट है, सबके लिए डिफिकल्ट है, ईजी है सबके लिए ईजी है। तो उस हिसाब से जब रैंक देखा तो तभी जैसे आईपीसी में हुआ था बिल्कुल
बिल्कुल विश्वास नहीं किया था तभी। इस बार भी बिल्कुल वैसे ही हुआ, बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ था एक बार के लिए तो, लेकिन हाँ मतलब वो मोमेंट्स बहुत अच्छे थे। जैसे आपका अप्रैल 18 में जो आर्टिकलशिप स्टार्ट हुआ, तो आप क्या अप्रैल से ही क्लासेस चालू कर दिए थे कि थोड़ा रेस्ट लेकर, या थोड़ा मतलब कि कब से क्लासेस वगैरह स्टार्ट की थी आपने? हाँ, तो मेरी अप्रैल में तो एग्ज़ाम्स थे, तो मैंने आई थिंक मई से जॉइन किया था आर्टिकलशिप, और साथ में मैं सीएफए भी प्रिपेयर कर रहा था। तो मेरा जून 18 में सीएफए लेवल 1 का भी एग्ज़ाम था। तो तब तो मैं सीएफए की प्रिपरेशन कर रहा था। तो हाँ, बस जून के बाद जुलाई का रेस्ट लिया था। जुलाई में थोड़ी ब्रेक ली थी, तो अगस्त में हमने दोबारा से सीए फाइनल्स की कोचिंग स्टार्ट कर दी थी। ओके। मतलब मैं कहना चाहूँगा कि रेस्ट तो एक वर्ड होना ही नहीं चाहिए आपकी डिक्शनरी में। आपको बस लगे रहना चाहिए। बीच-बीच में ब्रेक्स लेते रहना चाहिए, ताकि आप इतना भी इतना आप खुद को मतलब पुश करना चाहिए, लेकिन बस एक लिमिट होनी चाहिए कि बाद में आप फ्रस्ट्रेट भी ना हो। और साथ में बस फ्रेंड्स थे काफ़ी हम, जो साथ में प्रिपेयर कर रहे थे, तो उससे भी बहुत बेनिफिट होता है। दूसरा, जैसे क्लास करते थे तो टारगेट रहता था क्या कि 3 महीने में एक सब्जेक्ट करना है कि 4 महीने में करना है, ऐसा कुछ होता था? हाँ जी, प्लान तो बनाया था। तभी आर्टिकलशिप जब स्टार्ट हुई थी तभी एक प्लान बनाया था कि ऐसे-ऐसे कोचिंग्स करनी है। लेकिन ऑब्वियसली वो प्लान, जब आप प्लान करते हो तो आप बहुत स्ट्रिंजेंट वो रखते हो अपनी डेडलाइन्स, ताकि आप डेडलाइन्स मीट कर पाओ। तो कभी-कभी डेडलाइन्स मीट भी नहीं होती थी। लेकिन ठीक है, चलता रहता है। मतलब आपको वो बस आपको यू शुड गो विद द फ्लो। आपको रुकना नहीं है। कोशिश करती रहनी है अपनी पूरी। तो हाँ, मतलब कुछ-कुछ कोचिंग्स के लिए 3-4 मंथ्स लग जाते थे, और कुछ-कुछ सेल्फ प्रिपेयर किए थे, तो उसमें तो कंपैरेटिवली जल्दी हो गया था। ओके। सो आपका सारा ट्यूशन्स कब तक खत्म हो गया था? अगस्त 18 से अगर स्टार्ट हुआ था तो? मेरी जस्ट बिफोर मेरी स्टडी लीव्स के पहले ही खत्म हुआ था। मतलब फिर भी खींचता रहा, क्योंकि साथ में सीएफए भी कर रहे थे। तो टारगेट भी यही था कि एटलीस्ट 5-6 मंथ्स मिल जाए रिवीजन के। तो कब तक हो तो गया था 5 अप्रॉक्स? तो मेरा नवंबर 20 में अटेम्प्ट था, तो जून में चल रही थी लास्ट कोचिंग। तो साथ में रिवीजन भी स्टार्ट कर दी थी, ताकि रिवीजन इम्पैक्ट ना हो। ट्यूशन करते-करते भी कुछ आप रिवीजन वगैरह करते थे? ये एक पॉइंट है जिस पे मैं थोड़ा रिग्रेट करता हूँ कि जब मैं ट्यूशंस कर रहा था, बहुत हेक्टिक हो गया था, तो सिर्फ ट्यूशंस ही हो पाती थी। रिवीजन कुछ कभी, जैसे कभी-कभी हो गई रिवीजन, कभी-कभी नहीं हुई, तो ऐसे बहुत होता था। तो जैसे हमने सबसे पहले मैंने एफआर की कोचिंग ली थी। तो एफआर का ऐसे ही हुआ कि बिल्कुल उसके बाद रिवाइज़ नहीं कर पाया जब कोचिंग के बाद। तो जब मैंने अभी फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन में जब एफआर स्टार्ट किया, तो बिल्कुल ऐसे था कि आपको बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो जो भी ये इंटरव्यू हमारा देख रहा है, तो मैं उनको यही रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप कुछ ना कुछ प्लान बनाएँ, जिससे मतलब अगर आपका 1 साल, 1.5 साल का गैप नहीं पड़ना चाहिए आपके को ट्यूशन में और आपके फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन में। कुछ ना कुछ आप समरी नोट्स बनाएँ, या वीडियो लेक्चर्स देख लें यूट्यूब पे, अगर कुछ किसी के अवेलेबल है, या वॉइस नोट्स रिकॉर्ड कर लें। कुछ ना कुछ करें, ताकि आपके वो माइंड में वो फ्रेश रहे चीज़। गुड। अब जैसे जून, अगर आपका मई जून तक ट्यूशन चल रहा था, जब आप स्टडी लीव ले लिए, स्टडी लीव आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने तो रहा ही होगा कम से कम? हाँ, मेरा ऐसे स्टडी लीव तो मेरा 6 मंथ्स का था। मई से स्टडी लीव मेरा स्टार्ट हो चुका था। तो ओके। मेरी टीम बहुत सपोर्टिव थी उस मामले में। लीव तो मुझे बहुत अच्छी मिल गई थी। तो उस पीरियड में कैसे पढ़ते हैं? मतलब सबसे मेन तो वही होता है ना अल्टीमेटली। बिल्कुल राइट, हाँ, बिल्कुल। मेरे सीनियर्स ने भी काफ़ी ने ऐसे ही कहा था कि आप जो 5-6 मंथ्स का पीरियड होता है, सबसे इम्पोर्टेंट वही पीरियड होता है। तो जब मैंने फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन स्टार्ट की, तो थोड़ा-सा मैंने थोड़ा-सा लगता था कि यार कुछ याद नहीं आ रहा है, क्या करें? तो तब भी ऐसे ही होता था कि फ्रेंड्स से बातें करते थे, कि डिस्कस करते थे कि आपका कैसा चल रहा है? मेरे जैसे फ्रेंड्स में कुछ फ्रेंड्स थे जो ऑलरेडी सीए बन चुके थे, कुछ फ्रेंड्स थे जो साथ में दे रहे थे, तो वो दोनों पर्सपेक्टिव मुझे मिल जाते थे। तो जब जो भी प्रिपेयर कर रहे थे, वो भी यही बोलते थे कि यार हाँ, फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन में थोड़ा-सा टाइम लगता है, क्योंकि आपको याद नहीं होता है। तो वही चीज़ जैसे मैंने पहले बोला
वो कि फर्स्ट राउंड करने में कितना समय लग जाता था? जैसे मई जून अगर हम पकड़ते हैं, तो मई से अगर आप स्टार्ट किए फॉर एग्जांपल, तो फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन ऑफ ऑल 8 सब्जेक्ट्स करने में जून हो जाता था कि जुलाई हो जाता था? मतलब 2 महीना 3 महीना कितना वक्त एलोकेट करना चाहिए आउट ऑफ 6 मंथ्स? मैं तो कहूँगा कि टोटल मतलब आप टोटल रिविजन देख लो, आपको टोटल रिविजन कितनी करनी चाहिए। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट थ्री रिविजन होनी चाहिए आपकी बिफोर योर एग्जाम स्टार्ट। तो क्योंकि फर्स्ट रिवीजन में आप थोड़ा सा रीड करते हो, आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो, आपका फ्लो बनाते हो। सेकंड रिवीजन में वो आपको ग्रास्प होता है कि हाँ आपको कॉन्फिडेंस आता है। और थर्ड रिवीजन में बस आपको, ताकि आप एग्जाम के पहले आप मेमोराइज कर सके कि हाँ ये था ये था। तो लेकिन मेरी से 2 रिवीजन ही हो पाई थी क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से। एंड मुझे फर्स्ट रिवीजन में एक्चुअली काफी टाइम लग गया था, मुझे 3 मंथ्स लग गए थे आई थिंक फर्स्ट रिवीजन में। कब और से? उसमें जुलाई भी से कि मई से? मई से, अगर मई जून और जुलाई में देखूं, जून से आप लगा लो, जून जुलाई और अगस्त में मुझे 3 मंथ्स लग गए थे। एंड उसमें भी जैसे मेजर जो सब्जेक्ट्स थे, डीटी था जिसमें मुझे मेरे अराउंड 25 डेज ले लिए थे, 20-25 डेज। तो तो आप दिन में एक ही सब्जेक्ट लेके चलते थे कि कोई 2 सब्जेक्ट चलाते थे? मैं तो एक ही सब्जेक्ट लेता था क्योंकि मुझसे वो फ्लो टूटता नहीं था। मैंने काफी बार कोशिश की कि प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी 2 सब्जेक्ट्स ला लूं लेकिन वो हो नहीं पाता था। तो मैं जब सीक्वेंस क्या एक रहता सब्जेक्ट था? स्टार्ट, जैसे सीक्वेंस क्या रहता था? पहले जैसे एफआर किया, फिर सेकंड कैसे, मतलब प्रैक्टिकल 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 पहले करते थे कि प्रैक्टिकल थ्योरी ऐसा कुछ करते थे? वैसे ये तो मैं कहूंगा कि अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है, मतलब इतना ज्यादा आई डोंट थिंक मैटर करता है। लेकिन फॉर मी मैंने डीटी रिवीजन में डीटी सबसे पहले स्टार्ट किया था क्योंकि वो मैंने रिसेंटली किया था और मुझे लगा था कि डीटी सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, एक बार वो हो जाए तो थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन रहेगी कि हाँ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ हो जाए। तो सबसे पहले मैंने डीटी किया था। तो उसके बाद वही डिपेंड करता था कि क्या इंटरेस्ट आ रहा है, किस सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट पिक करने का मूड बन रहा है। तो उसके बाद मैंने लॉ भी उठा लिया था बीच में, तो लॉ किया था। ब्रेक फिर करके भी एसएफएम, किया था क्या? कुछ दिन डीटी किया, फिर ब्रेक कर दिया, फिर लॉ किया, फिर डीटी किया, ऐसा भी नहीं था? नहीं, वो तो मैंने आपको बताया कि मतलब एक एक सब्जेक्ट उठाता था, वो पूरा कंप्लीट करता था, वो एक ही स्ट्रेस में कंप्लीट होता था। लेकिन अगर कोई करना चाहे तो वो 2 सब्जेक्ट्स भी एक साथ कर सकता है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो टीटी किया, फिर लॉ किया, एंड देन एसएफएम एसएफएम कर लिया था। तो कुछ फिर टारगेट था कॉस्ट, क्या आपका ऐसा कि मुझे 3 महीने में करना ही है? ऐसा कुछ सोच के करा था कि बस करते गया और 3 महीने में हो गया? नहीं ऑब्वियसली टारगेट तो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप अपने खुद को एनालाइज नहीं कर पाओगे कि आप ठीक चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। तो मेरा टारगेट, मतलब मैंने अपने फ्रेंड से बात किया था कि कितनी देर में हो जाना चाहिए, कितनी देर में उनका हो गया था। तो 2.5 मंथ्स का टारगेट था मेरा। लेकिन फिर जैसे मैंने बताया, ड्यूटी में ही फर्स्ट सब्जेक्ट में इतना टाइम लग गया, तो तब थोड़ा सा प्रेशर भी आने लग गया था कि यार मैं मतलब क्या हो रहा है, ठीक हो, सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। लेकिन तभी फिर जैसे 2 टाइप्स की मोटिवेशन होती है। एक तो होता है कि आप सोचो कि अगर नहीं होगा तो मैं दोबारा से बुक्स नहीं उठा पाऊंगा, या मुझे करना ही करना है, अगर नहीं होगा तो लोग क्या बोलेंगे। एक तो ये मोटिवेशन हो गई, तो आप आप सोचते हो कि आप मुझे करना है। दूसरी टाइप की मोटिवेशन, जैसे मैंने चूज की क्योंकि वो मेरे लिए वर्क करती है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर ना भी होगा तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म में अगर मतलब कुछ भी, अगर सपोज रैंक नहीं आई या पास भी अगर नहीं हुआ, तो कुछ कुछ मेरी जिंदगी तो खत्म नहीं हो जाएगी। तो तब क्या होता है कि जो प्रेशर होता है, मेंटल प्रेशर, वो रिड्यूस होने लग जाता है। आप सोचते हो कि देयर इज नथिंग टू लूज, ऐसे बोलते हैं। तो मेरे लिए वो वर्क करता था। तो मैं सोचता था कि ठीक है, जैसे अगर टारगेट नहीं भी मीट हुआ, कोई नहीं, हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। जो नेक्स्ट सब्जेक्ट करना है वो जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो मैं ऐसे सोचता था, और वो मोटिवेशन मेरे लिए वर्क करती थी। किसी किसी के लिए दूसरी मोटिवेशन वर्क करती है कि अगर नहीं हुआ तो दोबारा बुक्स उठानी पड़ेंगी या वैसा। सो जब आप पढ़ते थे, रिवीजन जो फर्स्ट रिवीजन आप कर रहे थे, तो क्या वो जैसे ट्यूशन मटेरियल्स हो गया, उसके बियॉन्ड कुछ करते थे जाकर, कि सिर्फ ट्यूशन मटेरियल्स ही करते थे, या फिर मतलब रिसोर्स क्या रहते थे, प्रोसेस क्या था वो फर्स्ट रिवीजन का? हम्म, तो मैं पहले ही फर्स्ट डिवीजन में देख लेता था कि जो मैं ट्यूशन मटेरियल यूज कर रहा हूँ,
एंड जो स्टडी आईसीआई का मटेरियल है उनमें डिफरेंस है, अगर है तो कितना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको आईसीआई का मटेरियल भी मतलब बेसिक आपका मोटिव होना चाहिए कि आपका जो आईसीआई मटेरियल है वो आपका पूरा कवर्ड होना चाहिए। तो वो डिपेंड करता था, किसी किसी मटेरियल में बिल्कुल वैसा ही होता था तो ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती थी, लेकिन किसी किसी सब्जेक्ट्स में काफी डिफिकल्टी हुई कि उन्होंने आईसीआई का मटेरियल ज्यादा उस हिसाब से नहीं बनाया हुआ था या डिफरेंसेस होते थे। तो मैं फर्स्ट डिवीजन में ये मैंने मेक श्योर किया कि मैं सारा मैच कर लूं। तो मैं क्या करता था, चैप्टर जैसे एक चैप्टर उठाया मैंने, तो मैंने पहले दोनों बुक्स साथ साथ में रख ली, इंस्टीट्यूट का मटेरियल और कोचिंग का ट्यूशन का मटेरियल। तो फिर मैं वो डिफरेंसेस मार्क कर लेता था, अगर मुझे बुक में या इंस्टीट्यूट की बुक में करना है चेंज तो मैं उसमें कर लेता था, नहीं अदरवाइज अगर कुछ ज्यादा होता था तो वो मैं इंस्टीट्यूट मटेरियल में मार्क कर लेता था, बाकी बिल्कुल क्रॉस करते जाता था कि हाँ ये सेम है ये सेम है। तो वो ताकि सेकंड रिवीजन जब मैं करूँ तो मुझे मेरे पास एक फिक्स मटेरियल हो कि मुझे ये रेफर करना है। तो फर्स्ट डिवीजन में मेरा मटेरियल कोचिंग मटेरियल होता था, साथ में ऐसे जो मैंने आईसीआई मैथ में कंपेयर किया वो होता था। आरटीपी एमटीपी मैं फर्स्ट डिवीजन में तो नहीं कर पाया था क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट्स भी थे। तो हाँ जी, फर्स्ट डिवीजन में के लिए मेरा ये मटेरियल था। लेकिन मैं कैटेगोरिकली स्पेसिफाई करना चाहूंगा कि इंस्टीट्यूट का मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बुक्स में क्या होता था कि एक ही जैसे कंसेप्ट सेम है लेकिन उसकी हेडिंग्स अलग बनाई हुई है बुक में एंड इंस्टीट्यूट मटेरियल में अलग थी। तो आपको वो मेक श्योर करना है कि आप जो इंस्टीट्यूट मटेरियल में पॉइंट्स लिखे हैं आपको वही रेफर करने हैं, आपको वही अगर मेमोराइज करने वाला सब्जेक्ट है जैसे ऑडिट है, ऑडिट में कहीं कहीं ऐसे प्रॉब्लम आ जाती थी कि मटेरियल में अलग पॉइंट्स लिखे होते थे और अपने बुक में अलग लिखे होते थे जो कुछ मटेरियल था। तो आपको वो चीज थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि आप इंस्टीट्यूट का मटेरियल जो है आपका वही बेसिस होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑडिट में स्पेसिफिकली ऐसे होता है कि अगर आप जनरल पॉइंट्स लिख दोगे और वो इंस्टीट्यूट मटेरियल से मैच नहीं करते होंगे तो आपको मार्क्स नहीं देंगे। और इनफैक्ट मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ ऐसे हुआ भी था, उन्होंने ज्यादा रेफर नहीं किया, तो जब उन्होंने अपनी आंसर शीट्स निकलवाई आईसीआई से तो उन्होंने यही रियलाइज किया कि हाँ उन्होंने मटेरियल मतलब मेरी एक फ्रेंड ने मटेरियल अपने कोचिंग मटेरियल का आंसर लिखा था बिल्कुल, लेकिन उसको फिर भी 0 मार्क्स मिले क्योंकि वो इंस्टीट्यूट मटेरियल से मैच नहीं होता था। तो ये चीजें देख के बहुत दुख भी होता है कि हम मेहनत भी कर रहे हैं और उसका फल भी नहीं मिल रहा है। तो मैं जब कोई भी जूनियर मुझसे एडवाइस मांगते हैं तो मैं फर्स्ट एडवाइस यही देता हूँ कि आप अपने इंस्टीट्यूट मटेरियल को रिलीजियसली फॉलो करें। राइट। जैसे इसी संपर्क में मैं ये समझता हूँ कि आपने कॉस्टिंग की क्लास भी जो हमारी ली है वो भी काफी पहले की ली हुई होगी। सो उसमें भी ऐसा, क्योंकि कॉस्टिंग में बहुत सारा क्वेश्चन हाल फिलहाल में ऐड हो चुका था, राइट। तो हम लोगों ने जब क्लास कराई तब जो क्वेश्चंस थे और अभी जो क्वेश्चंस है उसमें बहुत फर्क थे। तो आप पूरा कॉस्टिंग को लेकर कितना दिन में खत्म किए थे, कैसे स्टार्ट किए थे, थोड़ा सा और बताएं जिससे कि हमारे कॉस्टिंग वाले स्टूडेंट्स जो इसको ज्यादा देख रहे होंगे वीडियो को भी उनको ज्यादा फायदा हो। तो कॉस्टिंग में भी मैंने फर्स्ट अप्रोच मेरा सिमिलर ही था कि मैंने आपका मटेरियल था एंड इंस्टीट्यूट का मटेरियल से दोनों मैंने साथ में रख लिया। अब आपके मटेरियल में काफी वैसे जो थियोरेटिकल जो थ्योरीज होती थी, जो थ्योरी चैप्टर्स थे, तो उनमें तो वो बिल्कुल सेम था, तो उस हिसाब से मुझे ज्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई कॉस्टिंग के लिए स्टडी मैट और इंस्टीट्यूट मटेरियल को मैच करने में। लेकिन राइट क्वेश्चंस में एक्चुअली मेरे पास टाइम भी थोड़ा कम था, तो क्वेश्चंस मैंने फर्स्ट डिवीजन में तो मैंने सारे जो क्लास वर्क के क्वेश्चंस होते हैं मैंने वो किए थे। लेकिन जब मैं धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि मैं काफी स्लो जा रहा हूँ कॉस्टिंग में, तो मैंने फिर बाद में डीजेबी बुक ऑर्डर कर ली थी, क्योंकि जो मेरा बैच था उसमें अभी डीजेबी बुक आई नहीं थी, दिव्य जड़ी की बुक। और तो बाद में लगा कि हाँ डीजेबी बुक बेस्ट है क्योंकि उसमें पूरा कंपाइलेशन है पास्ट क्वेश्चंस का एंड ऑल। तो हाँ जी, यही था कि जो मेरी थ्योरी थी वो तो बुक से ही हो रही थी, इंस्टीट्यूट बुक से, आपकी बुक से, एंड क्वेश्चंस के लिए मैंने डीजेबी रेफर किया था। एंड एक और चीज, कॉस्टिंग का जो इंस्टीट्यूट का जो कि इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट समरी टाइप्स इंस्टीट्यूट हर सब्जेक्ट के लिए अपलोड करता है। मुझे मेरे माइंड उसके पूरा वर्ड क्या बोलते हैं उसको, तो मैंने
हाँ, हाँ जी, क्विक रिविजन कैप्सूल राइट। तो मैंने कॉस्टिंग के लिए वो भी उसका भी प्रिंट ले लिया था, क्योंकि कॉस्टिंग में वो क्विक रिविजन कैप्सूल बहुत ही अच्छा फ्रेम किया हुआ है इन्होंने, आईसीएआई ने। एंड उसमें काफ़ी जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको काफ़ी उनके चार्ट्स बनाकर और अच्छे अच्छे फॉर्मेट में उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, ताकि मतलब आपका वो जो आपको फिर खुद से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो मतलब आप उसको रेफर कर सकते हो एज अ नोट्स, समरी नोट्स। तो बाद में सेकंड डिवीजन में एंड एग्जाम में मैंने डायरेक्टली उसी से किया था बाद में, एज फार एज थियरी इज कंसर्न। रिवीजन करने के बाद क्या वीडियोस वगैरह का जरूरत पड़ता है, वीडियोस वगैरह देखने का कोई? कॉस्टिंग के लिए अगर मैं बोलूँ तो कॉस्टिंग के लिए ज़्यादा नीड नहीं लगी मुझे, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर थे। क्योंकि जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में अगर मैं लूँ, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आईपीसीसी में भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता है, और उसको मतलब सबसे फेयरफुल चैप्टर स्टूडेंट्स के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ही होता था आईपीसीसी में, मुझे याद है। और लेकिन आपने जिस हिसाब से कॉन्सेप्ट करवाए थे, तो उस हिसाब से मतलब रिवीजन करने में भी ज्यादा लगा नहीं। मतलब आप जो बोलते थे ना क्लास में, आप स्टोरीज सुनाते थे, आप लॉजिक बताते थे, वो हम साथ साथ में नोट भी कर लेते थे, नो डाउट, लेकिन आपकी बोली हुई चीजें भी याद आती थी। तो कॉस्टिंग के लिए मुझे ऐसे सच रिवीजन वीडियोस की जरूरत नहीं लगी थी, नहीं पड़ी थी। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स के लिए जैसे डीटी हो गया, जैसे डीटी क्योंकि बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, अगर आप उसको खुद से पढ़ते रहोगे तो टाइम भी बहुत लग जाता है, और आपको लगता है कि आपको कुछ मेमोराइज भी नहीं हुआ, आपके दिमाग में कुछ गया नहीं। तो उसके लिए डीटी के लिए मैंने रिवीजन वीडियो जरूर रेफर की थी। तो मैं हाँ जी, मैं यहाँ से एक चीज ये भी बोलना चाहूंगा कि जब आप अपने क्लासेस ले रहे हो, तो आप साथ साथ में कुछ ना कुछ स्क्रिबल करते रहे। आप भी जैसे क्लासेस में बोलते थे कि आप साथ में अपनी लैंग्वेज में या कुछ उस हिसाब से आप स्क्रिबल करते रहे, ताकि जब आप रिवाइज करते हो तो उतनी आपको डिफिकल्टी ना हो। तो मैं क्लासेस में ये जरूर करता था कि मैं बुक को अपनी खाली रखता नहीं था, बिल्कुल लिखता रहता था जो मुझे लिखना है। उससे दो चीजें होती थी, एक तो जब रिवाइज करता था तब भी प्रॉब्लम कम आती थी, क्योंकि मैंने अपने वर्ड्स में लिखा हुआ है उसको, या कुछ अगर समझ नहीं आ रहा था, जो मुझे समझने में डिफिकल्टी हुई थी फर्स्ट टाइम, तो मैंने उसको इजी लैंग्वेज में लिख लिया है कि जैसे ताकि मुझे सेकंड टाइम समझ आ जाए। और दूसरा क्या होता था, थोड़ा सा मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब मैं किसी भी पेज को पूरा स्क्रिबल कर दूं, अंडरलाइन कर दूं, तो मुझे सेकंड टाइम कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ मैंने ये अच्छे से किया है। अगर ऑन दी अदर हैंड अगर मैं नहीं करता था कुछ स्क्रिबल, तो वो वाला लगता था कि यार मुझे ये अच्छे से आता नहीं, इसलिए मैंने अंडरलाइन नहीं किया, या इसलिए मैंने साथ में कुछ लिखा नहीं। तो मैं दो तीन कलर्स के पेन यूज करता था। जैसे अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगता है मुझे कि हाँ ये पूरे पेज का एक समरी है, या उस हिसाब से, तो मैं उसको रेड या पिंक कलर से हाईलाइट कर लेता था, अंडरलाइन कर लेता था। और अगर जो नॉर्मल चीजें होती है उसको ब्लैक से, उसको या ब्लू से, हेडिंग होगी तो ब्लैक से। तो ऐसे मैंने काफी कलर कोडिंग की थी, ताकि उस हिसाब से वो दिमाग में स्ट्राइक करता है जब आप नेक्स्ट टाइम देखते हो उसको। वेरी नाइस। तो मैंने क्या किया था, मुझे याद आता है, मैंने जैसे पहली बार पढ़ा तो मैं ब्लू से लिखा, सेकेंड टाइम पढ़ा तो मैं रेड से लिखा, थर्ड टाइम पढ़ा तो ग्रीन से लिखा, फोर्थ टाइम पढ़ा तो पेंसिल से लिखा। तो मैं अपने ये रिकॉल कर पा रहा हूँ अपनी पढ़ाई को, तो अल्टीमेटली वो पेंसिल वाला याद रहता है और कुछ याद नहीं रहता। जो बिल्कुल, लास्ट पढ़ा हुआ, मेरे केस में वो पिंक वाला मुझे याद रहता था। तो लास्ट वाला ही याद रहता था, और वो भी मतलब कभी कभी अटक जाता था कि ये भी क्यों है, क्या है, भूल गए। तो मैं तो क्या करता, जितनी बार पढ़ता था उतनी बार ही लिख लेता था, कुछ और कुछ और हम्म, कुछ और कुछ और करके। हम्म, गुड। सो अल्टीमेटली ये स्ट्रेटजी जो है फ्रेंड्स, आप जैसे आशीष से बात की, और भी हम तो काफ़ी सबसे ही बात कर रहे हैं, अगर कॉमन निकाले ना तो कॉमन यही है कि पढ़ाई आपको डे वन से करनी है, आपको ट्यूशन्स टाइम पे ख़त्म करने हैं, और रिवीजन करते वक्त आपको अपना सब लिखते लिखते आगे बढ़ना है। और 3 रिवीजन का ये जो स्ट्रेटजी है, अभी भी क्या होता है, बहुत बच्चे मेरे को मैसेज करते हैं कि सर ये छोड़ दूँ क्या, ये ये कर लूँ क्या। अरे अभी भी मतलब फाइनल में भी लगता है कि ये छोड़ दूँ और कर लूँ, वो वाला कॉन्सेप्ट क्यों है। और फिर सर मैंने ये एक बार देख लिया, हो जाएगा ना। अरे मैं कैसे बोलूँ कि एक बार देखने से कैसे हो जाएगा, एक बार में तो समझ आता है, सेकेंड टाइम में थोड़ा सा याद होता है, थर्ड टाइम में श्योर होते हो कि हाँ आपको आता है कि नहीं आता है। तो एवरीथिंग रिक्वायर्स 3 रिवीजन, और उसी के लिए आपको पहले से अपना टाइम प्लानिंग वैसा करना पड़ता है। गुड। सो ये फर्स्ट स्टेज मुझे पूरा समझ में आ गया आपका,
आशीष, सेकंड स्टेज आप थोड़ा सा बताएं। अब सेकंड रिवीजन आ गया, अगस्त तक आपका ये खत्म हो गया था, सितंबर आ गया, आप मान लीजिए, अब कैसे हाँ जी। बताएं? सेकंड रिवीजन में जैसे फर्स्ट रिवीजन में मैंने क्वेश्चंस वगैरह भी साथ में किए थे, जैसे टेक्स्ट पढ़ लिया, कंटेंट पढ़ लिया, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए वैसा। तो किसी किसी सब्जेक्ट में मतलब मैंने मतलब ऑब्वियसली वो आपकी एक ही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप साथ में मार्क करते रहो कि ये वाला क्वेश्चन बहुत ईजी है तो ये तो बिल्कुल भी नहीं देखना, ये वाला क्वेश्चन ठीक ठीक है और एक ये वाला क्वेश्चन मुझे डेफिनेटली देखना है। तो आप जब नेक्स्ट टाइम रिवाइज करोगे आप उस हिसाब से जिस हिसाब से आपके पास टाइम है, अगर आपके पास टाइम कम है तो आपने जो डेफिनेटली वाले मार्क किए हैं आप वो रेफर करो। अगर आपके पास मॉडरेट टाइम है आप देख सकते हो तो सेकंड वाला भी आप जरूर देखो। तो मैंने ऐसे किया था फर्स्ट टाइम रिवीजन में अ, मैंने क्वेश्चंस मार्क कर लिए थे कि ये क्वेश्चंस दोबारा देखने हैं। एंड सेकंड रिवीजन में मैंने कुछ कुछ सब्जेक्ट्स की वीडियो लेक्चर्स भी मैंने साथ में रेफर करने स्टार्ट कर दिए थे यूट्यूब पे। ऑल्दो वो मैं रिकमेंड करूंगा कि फर्स्ट टाइम भी आप साथ में देखते रहो, अगर यूट्यूब पे कुछ रिवीजन लेक्चर्स मिल रहे हैं, कुछ समरी लेक्चर्स मिल रहे हैं, ताकि जो आप 2-3 घंटा लगा के पढ़ रहे हो, अगर आपका वो आधे घंटे में समराइज भी हो रहा है ना, तो वो सही रहता है, आपके मन में वो चीज चली जाती है। तो अ, तो मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि सेकंड डिवीजन में मैं पढ़ रहा था, बट मतलब ऑब्वियसली स्पीड काफी रिड्यूस इंक्रीज हो जाती है और टाइम कम लगता है फर्स्ट डिवीजन के कंपैरिजन में। तो सेकंड डिवीजन में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लग गया था, फर्स्ट डिवीजन में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था क्योंकि वो मुझे लग रहा था कि मैं सिर्फ रीड कर रहा हूँ, कुछ ग्रैस्प नहीं हो रहा है। लेकिन वो हमारे मन में ही होता है, जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ते हो, जब एग्जाम में भी क्वेश्चन आप देखते हो तो आप रिप्रोड्यूस कर पाते हो। तो ऐसे डीमोटिवेटिंग वाले फेजेस भी आते थे, डीमोटिवेशन लगता था कि यार याद नहीं आ रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन आपको बस चलते रहना है, जैसे मैंने आप पहले बताया था कि आपको बस चलते रहना है। अब अगर आप अपना देते रहोगे, आप अपने एफर्ट्स करते रहोगे तो आपको फ्रूट बिल्कुल मिलेगा। तो हाँ, तो मैं सेकंड डिवीजन में मैं क्वेश्चंस कम कर पाया था क्योंकि टाइम कम था। और अ, तो मुझे तब ये भी टेंशन होती थी कि मैं क्वेश्चंस नहीं कर पा रहा हूँ तो इससे कुछ इम्पैक्ट तो नहीं आएगा, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आएगा। लेकिन मैंने जो एग्जाम देने के बाद ये रियलाइज किया कि आपका जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो कंटेंट पे होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पे, कंटेंट पे, उन सब पे होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस आजकल ऐसे वैसे भी रिपीट कर नहीं रहा है। पहले क्या होता था कि एसएफएम हो गया या एफआरबी हो गया, स्टडी मैथ से बिल्कुल डिट्टो डाल दिया या पास्ट ईयर से बिल्कुल डिट्टो डाल दिया। तो नवंबर 20 का, जैन 21 का अटेम्प्ट ऐसा नहीं था। कुछ कुछ क्वेश्चंस होते थे जो सेम आ रहे हैं, लेकिन बहुत क्वेश्चंस होते थे जो बिल्कुल बिल्कुल नए आ रहे हैं। तो वहां पे आपको आपका कॉन्सेप्ट ही हेल्प करता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में, एसएफएम में, कॉस में, एफआर में, वहां तो आपको क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं, वो तो आप क्वेश्चन ही करोगे। एज सॉरी, कॉस में तो दोनों चीजें, वैसे थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीजें करोगे। लेकिन जो सब्जेक्ट जहाँ बात आती है ऑडिट, लॉ, डीटी और आईडीटी की, इनमें नो डाउट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्वेश्चन भी होनी चाहिए, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी कंटेंट होना चाहिए, लॉ होना चाहिए। क्योंकि कुछ फ्रेंड्स थे मेरे जिन्होंने डायरेक्टली समरी समरी चार्ट से कर लिया या कंटेंट पे इतना फोकस नहीं किया, स्कैनर कर लिया सिर्फ। तो उन्होंने भी बाद में यही रियलाइज किया कि कंटेंट पे फोकस करना चाहिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए होते हैं आपके। दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों का वेटेज दोनों राइट, बराबर होना दोनों चाहिए। का वेटेज है, लेकिन मैं वही बता रहा था कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्वेश्चन ही होनी चाहिए, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी कंटेंट होना चाहिए थ्योरी सब्जेक्ट्स में। स्टूडेंट्स को आजकल चाहिए आशीष कि कम समय में ज्यादा मार्क्स कैसे आए। हम्म। उसका कोई आपको कोई ऐसा आपका कोई सब्जेक्ट के साथ रहा कि कम समय दिया और भरपूर मार्क्स उठा लिया उसमें? अ, मैं वैसे यूट्यूब पे काफी देखता हूँ कि एबीसी एनालिसिस डालते हैं लोग, मतलब मैंने तो ज्यादा एबीसी एनालिसिस को रेफर नहीं किया था क्योंकि बहुत रिस्की होता है, इसीलिए तो स्पेशली। आपका रिजल्ट आया। सॉरी। ये हाँ जी। रैंकर्स का कुछ ट्रेट्स होता है, दे कैन नॉट रिस्क एनीथिंग। वो लोग रिस्क एवर्स हम्म, पीपल होते हैं, रैंकर्स माने रिस्क हम्म, एवर्स। वो रिस्क लेते ही नहीं है, वो 100% पे जाते हैं। और जो रिस्क लेते हैं वो कभी कभी वो नो हाई रिस्क हाई रिटर्न भी होता है, और हम्म, कभी कभी रिस्क आपको उल्टा उल्टा पटकता भी है। हम्म, तो रिस्क का दोनों इम्पैक्ट है। तो जस्ट ऐसे ही मैं पूछा। कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं ना, सर टाइम कम है, अब एग्जाम देना है। जैसे अभी मान लीजिए जिनका रिजल्ट अभी आया, अब उनका एग्जाम मई में ही लगेगा, अब उनके पास टाइम ही कम है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल उनको अभी एक ग्रुप देना ही है, ऐसा कुछ केस है, वो कम समय में कैसे
कोप अप करे, उसका कोई अगर आपसे ऐसा कोई पूछे तो आप क्या बोलेंगे? कम समय में फिर आपको अगर आपको पता है कि आपके पास टाइम बहुत कम है, आप बाउंड हो उस चीज़ से, तो तो फिर तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। आपको फिर मे बी एबीसी एनालिसिस भी देखना पड़ेगा। या लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आपको अगर 100% सिलेबस भी कवर करना है, तो आप जब फर्स्ट टाइम रिवाइज़ कर रहे हो तो साथ में कुछ नोट्स बनाओ या वॉइस रिकॉर्डिंग। जैसे मैंने भी फर्स्ट रिवीजन में अगर मुझे कोई कॉन्सेप्ट बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, तो मैंने उसकी अपनी लैंग्वेज में एक वॉइस रिकॉर्डिंग कर ली थी। या किसी चैप्टर में मैंने पूरा चैप्टर का ही वॉइस रिकॉर्ड कर लिया था, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं फटाफट हो जाए वो। तो हाँ, तो इससे होता है कि आपको जब आप नेक्स्ट टाइम रिवाइज करते हो तो जल्दी हो जाता है। एंड आप रिवीजन वीडियोस देखो यूट्यूब पे, अगर आपके पास रिवीजन वीडियोस सब्जेक्ट्स की हैं, डीटी आईडीटी की, आपको इजीली मिल जाते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स हैं जो काफी वास्ट है। डीटी हो गया, आईडीटी हो गया, एफआर हो गया, तो इनकी रिवीजन वीडियोस अवेलेबल होती है यूट्यूब पे टीचर्स की, तो आप इनको रेफर करो। एंड और मैं अगर बोलूँ एमसीक्यू, जिन सब्जेक्ट्स में एमसीक्यूज आते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एमसीक्यूज के लिए भी बुक्स परचेज कर लेते हैं ताकि एमसीक्यूज प्रैक्टिस हो पाए। वो मैंने पर्सनली नहीं किया था, मैंने सिर्फ आईसीआई वाले एमसीक्यूज रेफर किए थे, क्योंकि उनमें उनमें ज्यादा टाइम लग जाता है, फिर वो जो आप कंटेंट कर पाते हो करना होता है वो होता नहीं है। तो एमसीक्यूज का बिल्कुल मैंने जब एग्जाम दिया तो एमसीक्यूज ऐसी था कि वो एमसीक्यूज कहीं से भी डाल देते हैं, तो आप एमसीक्यूज 100% तो कवर कर नहीं पाओगे। तो आपका भाई वहाँ कंटेंट ही काम आता है कि आपने किस हिसाब से कंटेंट किया है। शॉर्टकट मुझे लगता है कि अल्टीमेटली ऐसे मैट ही है, और कोई शॉर्टकट लेना, बाकी शॉर्टकट्स पे डिपेंड होना और ज़्यादा रिस्क हो जाता है। बिल्कुल। मुझे याद आता है कि हमारे स्टूडेंट थे कैलकाटा में, उनका बहुत दिनों से एग्ज़ाम अटका हुआ था। ठीक है, वो फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, मतलब फिर जॉब वॉब करने लग गए। फिर ग्रुप 1 क्या हुआ, अचानक बोले कि भैया अब मैं डिसाइड कर लिया हूँ, भैया बोलते हैं फिर कैलकाटा में बहुत बार, तो सर मैं डिसाइड कर लिया हूँ कि अब मुझे देना है, आप बताएं कैसे और शॉर्टकट में बताएं। तो शॉर्टकट ही बताएं, क्योंकि उसको क्या था, ऑफिस भी करना ही है और उसके साथ साथ एग्जाम देना है। उसके पास ऑप्शन नहीं था, मतलब ऑफिस से 3 महीने छुट्टी नहीं ले सकता है, क्योंकि घर उसका उसके इनकम पे डिपेंडेंट है। तो मैंने उसको एक शॉर्टकट सीधा सा बोला, जाइए इंस्टीट्यूट का जो लेटेस्ट मैट मिल रहा है वो उठा लीजिए और फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक 2 बार पढ़ लीजिए। तीसरी बार एग्जाम के पहले खोल के पढ़िएगा और एग्जाम दे दीजिए। कोई प्रॉब्लम्स आएगा तो एक दिन इकट्ठा करके आ जाइएगा। तो सब वैसे किए, उन्होंने 2-3 बार मेरे साथ विजिट किया, और मैं देखा कि जब वो पढ़ रहा था ना, हर इंस्टीट्यूट मैट का हर पेज में उसका कुछ ना कुछ स्क्रिबल किया हुआ, हर पेज में ईमानदारी से पढ़ा। ऑफिस से आता, अपना पूरा दिन शाम तक से रात तक पूरा पढ़ता, और ये चला है 3 महीना, एक ग्रुप निकाल दिया, कॉन्फिडेंस आ गया, सेम स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेड इन ग्रुप 2, सेकेंड टाइम में सीए बन गया। तो ये मुझे लगता है शॉर्टकट सिर्फ इंस्टीट्यूट मैट ही है और कुछ भी नहीं है। जो अनजाने में बच्चे क्या करते हैं ना, मिसगाइड होकर इधर उधर चले जाते हैं। अगर आप ठीक से इंस्टीट्यूट मैट ही कर ले तो आपका काम बन जाता है। गुड 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 आशीष, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत क्लैरिटी था आपके थॉट्स में भी, एंड थॉट्स क्लियर हैं तो सारे एक्शंस भी क्लियर ही होते हैं। और बताइए अब आगे का क्या प्लान है आपका, कुछ सीए बनने के बाद का क्या प्लान है आपका? सर मैं सीए के साथ अभी सीएफए भी कर रहा हूँ, सीएफए भी परस्यू कर रहा हूँ, तो उसका मुझे लेवल 3 एग्जाम देना है अभी इस साल। Okay. तो मेरी बकेट लिस्ट में सीएफए लेवल 3 है। एंड उसके बाद अभी तो जॉब ही परस्यू करूंगा। आई सी कि क्या अपॉर्चुनिटीज मिल रही है मुझे, तो उस हिसाब से डिसाइड करूंगा कि किस प्रोफाइल में, किस कंपनी में, कहाँ जाना है मुझे। फिर भी आपका मन कहाँ है? जैसे सर मेरा अभी तो एफएमसीजी सेक्टर में जाने का मन है, क्योंकि एफएमसीजी एक ग्रोइंग सेक्टर है, नेवर डाइंग सेक्टर है, तो अभी एफएमसीजी ही है मेरा टारगेट। तो अभी शॉर्ट टर्म के लिए तो यही टारगेट है मेरा। उनके बहुत सारे वो लीडरशिप प्रोग्राम्स होते हैं, आपको पता हो, उसमें वो टॉप 10 रैंक्स को ही लेते हैं। हाँ जी, वैसे एक रैंकर्स का
मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम भी होता है जो आईसीएआई कंडक्ट करवाता है, तो इस वो भी बार काफी इस बार अभी कोविड के चलते अभी पता नहीं है होगा या नहीं। स्टूडेंट्स अभी मेल कर रहे हैं आईसीएआई को कि आप करवा दो। लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था जब नवंबर का रिजल्ट आया था, तो स्टूडेंट्स ने मेल किया था कि आप प्लीज इसको परस्यू करो, आप करवा दो, तो उनका हो गया था। हमारा अभी कुछ फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं है, तो अभी कुछ पता नहीं। एंड उसके बाद अभी इंटरव्यूज, सारा प्रोसेस अभी कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है, सब होगा। तो लेट्स सी, आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। बढ़िया है। ऐसे आप लोग मारवाड़ी हो क्या, आशीष गोयल? नहीं सर, हम बनिया ही है नॉर्मल। पंजाब में स्टार्टिंग से पंजाब में ही है, तो यार पंजाबी बनिया है जिसको बोलते हैं। गोयल जैसे हमारे मारवाड़ियों में भी होता है। हाँ राइट। तो वही मैं आपसे बीच में बात हो रही थी ना, तो सुन रहा था कि आप पंजाबी में ही घर पे बात कर रहे हो। हाँ जी हाँ, तो ठेठ पंजाबी है यहाँ तो। हम लोगों के यहाँ क्या होता है कि कलकत्ता में ऐसे सब बंगाली है, लेकिन हम लोग मारवाड़ी है, तो हम लोग घर में ओके। मारवाड़ियों में बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं। बाकी सब बंगाली है, तो उसका ऐसा नहीं कि हम लोग बंगाली में बात करते हैं। चलिए बढ़िया है। चलिए कभी भटिंडा आना हुआ तो मुलाकात होगी, या फिर श्योर सर, आप प्लीज आए यहाँ पे, बिल्कुल। हमें मौका दे। ऐसे तो आना नहीं होता है, बोलने के लिए खाली मैं बोल देता हूँ। और आप भी टच में रहिएगा, कहीं पर भी आगे हाँ जाएं। जी। और भी हम लोग अभी हुआ तो शायद आप हमारे वो ग्रुप में अटैच्ड होंगे, आपको व्हाट्सएप आया होगा। नहीं, ग्रुप में तो मैं किसी में एडिट नहीं हूँ, मुझे वैसा कुछ ठीक है, WhatsApp नहीं आया वो था। हमने अलग से क्वालिफाइड ग्रुप्स बना रखे, क्वालिफाइड लोगों के, ओके। उसमें मैं आपको अटैच करवा दूंगा। और बाकी हम लोग टच में रहेंगे, कुछ ना कुछ और भी डिस्कशन करते रहेंगे आगे के लिए। जी जी, ठीक है। श्योर। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर आशीष। थैंक यू सो मच सर, एंड इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। सेम ईयर, सेम ईयर। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। बाय।